नमस्कार, द डीप डाइव में आप सबका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अमृता प्रीतम की एक कहानी कर्मावाली पर। ये उन कहानियों में से हैं जो ऊपर से बहुत सीधी लगती हैं, पर आप जितना अंदर जाते हैं उतनी ही गहरी होती जाती हैं। बिल्कुल। कहानी की शुरुआत होती है चंडीगढ़ के पास एक गांव के तंदूर से। कथावाचक मतलब नरेटर अपने बच्चों के साथ वहां खाना खाने रुकती हैं। और रुकते ही माहौल में एक अजीब सी बेचैनी है। हाँ, रोटी तो ठीक है, लेकिन सब्जी में इतनी ज्यादा मिर्च है कि बच्चे और वो खुद मतलब सीसी करने लगते हैं। तो वो तंदूर वाले से पूछती हैं कि भाई इतनी मिर्च क्यों, और जो जवाब मिलता है वो थोड़ा चौंकाने वाला है। वो बस ये नहीं कहता कि यहाँ के लोगों को तीखा पसंद है। नहीं। वो इसे एक तरह के खतरे से जोड़ता है। कहता है कि यहाँ जाट लोग आते हैं, शराब पीते हैं और फिर उन्हें मसालेदार सब्जी चाहिए। और वो तो यहाँ तक कह देता है कि कुछ लोग तो किसी का खून करके आते हैं और फिर यहाँ बैठ के खाते पीते हैं। सोचिए, एक आम सी दोपहर अचानक कितनी कितनी खतरनाक लगने लगती है। ये कहानी का पहला तनाव है। अमृता प्रीतम बहुत ही कमाल के तरीके से एक सामान्य जगह को असुरक्षित बना देती है। हाँ। और कथावाचक जो एक माँ है वो फौरन सोचती है कि बस बच्चों को लेकर यहाँ से निकलना है। लेकिन तभी उनकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जो सब कुछ बदल देती है। वो देखती हैं कि तंदूर के पीछे टाट का एक पर्दा लगा है और उसके पीछे 3 खाटें बिछी हैं। हाँ, और ये देखकर उन्हें एहसास होता है कि ये सिर्फ दुकान नहीं है, ये किसी का घर भी है। बिल्कुल। उन्हें एक औरत की मौजूदगी का एहसास होता है और उनके मन में ख्याल आता है कि ये एक इज्जत की रिहाइश है। ये बात अपने आप में कितनी दिलचस्प है ना। बहुत ज्यादा, कि कैसे एक औरत की मौजूदगी खतरे के एहसास को एक तरह की सुरक्षा में बदल देती है। और जैसे ही कथावाचक ये सोचकर थोड़ी राहत की सांस लेती हैं, वही टाट का पर्दा हटता है और एक जवान औरत बाहर आती है और सीधा उनसे एक सवाल पूछती है जो कहानी की दिशा ही बदल देता है। वो पूछती है, बीबी तूने मुझे पहचाना नहीं? यहाँ से असल में कहानी शुरू होती है। कथावाचक तो उसे पहचान ही नहीं पाती, बिल्कुल भी नहीं। पर वो औरत उन्हें 2 साल पुरानी एक घटना याद दिलाती है। एक डोली में बैठी दुल्हन और शगुन में दिया गया 1 रुपया। तो ये 2 साल पहले क्या हुआ था? मतलब कथावाचक उस दुल्हन से मिली कैसे थी? तो बात यह है कि 2 साल पहले कथावाचक चंडीगढ़ आई थी। एक नए रेडियो स्टेशन का उद्घाटन था। अच्छा। और कार्यक्रम के बाद वो अपने कुछ लेखक दोस्तों के साथ घूमने निकली। वो इसी गांव में कौशल्या नदी देखने आई थी। और वापसी में चाय पीने के लिए शायद इसी तंदूर पर रुके होंगे। बिल्कुल। और उस दिन वहाँ एक बारात रुकी हुई थी। तंदूर वाले ने बताया कि उसकी भांजी की डोली गुजर रही है। अब कथावाचक तो लेखिका हैं, लोगों में दिलचस्पी, किस्सों में दिलचस्पी तो होती ही है। वो दुल्हन का चेहरा देखना चाहती हैं। ओह, और उनके दोस्त मजाक करते हैं कि जाओ देखाओ पर शगुन जरूर दे आना। तो वो डोली के पास जाती हैं और दुल्हन की हथेली पर 1 रुपए का नोट रख देती हैं। और यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है जो कहानी की 2 अलग-अलग दुनियाओं को दिखाती है। क्या? जब वो लौट कर आती हैं तो उनके जो लेखक दोस्त हैं वो उन पर हंसते हैं। अच्छा, क्यों? वो कहते हैं, कॉलेज की लड़कियां तो तेरे नाम का ऑटोग्राफ लेने के लिए नोट आगे करती हैं, पर इस बेचारी अनपढ़ को क्या पता कि ये रुपया किसने दिया है। उफ, ये टिप्पणी बहुत कुछ कहती है। ये सिर्फ पढ़े लिखे और अनपढ़ का फर्क नहीं है। नहीं, ये शहर का गांव के लिए जो एक नजरिया है वो दिखाता है। कि जैसे उस दुल्हन की अपनी कोई पहचान ही नहीं है, वो बस एक गुमनाम चेहरा है। बिल्कुल। और कहानी का सबसे बड़ा कमाल देखिए, 2 साल बाद वही गुमनाम दुल्हन उस मशहूर लेखिका के सामने खड़ी है और उसे पहचान भी रही है। वो बताती है कि उसने अखबार में उनकी तस्वीर देखी थी। ये उस शहरी सोच पर एक जोरदार तमाचा है। और फिर वो एक ऐसी बात कहती है जो कथावाचक की दुनिया हिला देती है। वो कहती है, तू मेरी कहानी भी लिख सकती है बीबी। ये पल बहुत शक्तिशाली है। एक आम सी दिखने वाली औरत एक जानी मानी लेखिका से अपनी कहानी लिखने को कह रही है। सिर्फ कह नहीं रही, वो दावा कर रही है। वो कहती है, मेरा नाम कर्मा वाली है, मेरा तो चाहे नाम भी झूठा न लिखना, मैं कोई झूठ थोड़ी बोलूंगी। अपनी सच्चाई पर इतना जबरदस्त यकीन। और यहीं से कहानी का केंद्र बदल जाता है। अब ये कथावाचक की नहीं, कर्मा वाली की कहानी है। वो कथावाचक का हाथ पकड़कर उसे पर्दे के पीछे ले जाती है, खाट पर बिठाती है और अपनी जिंदगी का वो पन्ना खोलती है जो सब कुछ बदल देता है। हाँ, और यहीं से कहानी का जो सबसे मार्मिक और केंद्रीय विचार है, उतार, उसकी शुरुआत होती है। तो कर्मा वाली बताती है कि शादी से पहले उसकी हम उम्र ननद उसके कपड़े सिला करती थी। लेकिन उसकी एक अजीब सी आदत थी। वो कर्मा वाली के लिए जो भी नया कपड़ा सिलती, उसे पहले एक बार खुद पहन कर देखती थी। ये कहते हुए कि तेरा मेरा नाप एक है, देख मुझे कैसे पूरा है, तुझे भी पूरा आएगा। ऊपर से देखें तो ये बहुत मामूली सी बात लगती है, शायद प्यार जताने का एक तरीका हो। पर कर्मा वाली के मन पर इसका एक बहुत गहरा असर होता है। हाँ, वो कहती है,
कपड़े भले नए हों पर है तो उसके उतारे हुए ही ना। ये एक बहुत ही सूक्ष्म और गहरी भावना है। इसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। ये आत्मसम्मान की एक बहुत ही बुनियादी समझ है। बिल्कुल, ये बात मुझे बहुत छू गई। एक अनपढ़ लड़की के मन में ये कितना गहरा और कह सकते हैं कि पढ़ा लिखा ख्याल है। हाँ, कि जो चीज मेरी होनी चाहिए थी वो मुझ तक पहुंचने से पहले ही किसी और की हो चुकी है। उस नएपन के खंडित होने का एहसास। बिल्कुल, ये सिर्फ कपड़े की बात नहीं थी। ये उसके स्वाभिमान पर एक महीन सी खरोच थी जो लगातार लगती जा रही थी। और वो अपने ननद से कुछ की कहती भी नहीं क्योंकि वो उसका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। लेकिन ये एहसास, ये उतार की भावना उसके अंदर घर कर गई थी। और फिर शादी के 1.5 साल बाद उसे इस एहसास के पीछे की भयानक सच्चाई पता चलती है। उससे पता चलता है कि जिस ननद पर वो इतना भरोसा करती थी उसी का उसके पति के साथ एक अवैध संबंध था। हाँ, ये तो दिल तोड़ देने वाली बात है। उतार शब्द का जो मतलब अब तक सिर्फ एक एहसास था, वो अचानक एक भयानक धोखे में बदल जाता है। और यहीं पर कहानी अपने शिखर पर पहुंचती है। कर्मा वाली को ये एहसास होता है कि सिर्फ उसके कपड़े ही नहीं, उसका पति भी उस ननद का उतार था। ये वो पल है जहां जिंदगी की सच्चाई किसी भी कल्पना से बहुत बड़ी हो जाती है। अमृता प्रीतम खुद लिखती हैं, कर्मा वाली की आवाज के आगे मेरी कलम झुक गई। कौन लेखक ऐसा फिक्रा लिख देता? ये लाइन, ये कितनी शक्तिशाली है। यहाँ लेखिका खुद अपनी कला की सीमा को मान रही हैं। वो कह रही हैं कि जो दर्द कर्मा वाली ने झेला है, उसे शब्दों में बांधना वो किसी लेखक के बस की बात नहीं। अपनी ही कहानी के पात्र के सामने अपनी शक्ति को छोटा मान रही हैं। वो हमें बता रही हैं कि सच्ची कहानियां कागज पर नहीं, जिंदगी में, जिस्म पर लिखी जाती हैं। और इस सच्चाई को जानने के बाद कर्मा वाली जो कदम उठाती है वो उसे एक साधारण औरत से एक असाधारण नायिका बना देता है। वो इस धोखे को चुपचाप सह नहीं लेती। नहीं, वो विद्रोह करती है। वो अपना घर, अपना पति, यानी सारे उतार, सब कुछ छोड़कर अपने मामा मामी के पास वापस आ जाती है। वो उस जिंदगी को स्वीकार करने से इनकार कर देती है जो उसे किसी और के बाद एक उतार के तौर पर मिली थी। ये एक बहुत बड़ा और साहसी फैसला है, खासकर उस समाज में, उस वक्त में। और अब वो उसी तंदूर पर काम करती है, घर लीपती है और सिलाई करके अपना गुजारा कर रही है। और वो जो बात कहती है, वो उसकी आज़ादी का, उसके आत्मसम्मान का घोषणा पत्र है। वो कहती है, भले ही खद्दर जुड़े, चाहे लट्ठा, मैं किसी का उतार नहीं पहनती। इस एक वाक्य में उसकी पूरी कहानी का सार है ना? बिल्कुल, मैं मोटे सस्ते कपड़े पहन लूंगी लेकिन किसी की उतारी हुई जिंदगी नहीं जीऊंगी। वो बाहरी चमक दमक के ऊपर अपनी अंदर की सच्चाई और आत्मसम्मान को चुनती है। और कहानी का अंत इन दो औरतों के बीच सम्मान के ऐसे आदान प्रदान से होता है जो रोंगटे खड़े कर देता है। कर्मा वाली अपनी संदूकची में से कुछ निकालती है, सही कहा? हाँ, वो अपनी छोटी सी संदूकची खोलती है और उसमें से वही 2 साल पुराना 1 रुपए का नोट निकालकर कथावाचक को दिखाती है। उसने उसे सहेज कर रखा था। हाँ, शायद अपनी जिंदगी में मिले पहले निस्वार्थ सम्मान की निशानी के तौर पर। और वो कथावाचक से उस नोट पर अपना नाम लिखने को कहती है। वो उस पहचान को, उस पल को स्थायी बना लेना चाहती है, लेकिन कथावाचक जो जवाब देती हैं वो पूरे शक्ति संतुलन को ही पलट देता है। वो बहुत भावुक होकर कहती हैं, कहानी लिखने वाला बड़ा नहीं होता, बड़ा वो है जिसने कहानी अपने जिस्म पर झेली है। का अपने किरदार के आगे सिर झुकाना है। वो मान रही हैं कि असली कहानीकार कर्मा वाली है, वो नहीं। और फिर वो एक ऐसी गुजारिश करती हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वो कर्मा वाली से कहती हैं कि तुम मेरे लिए एक नोट पर अपना नाम लिख दो। ये वही लेखिका हैं जिनके दोस्त 2 साल पहले कर्मा वाली के अनपढ़ होने का मजाक उड़ा रहे थे। और आज वो उसी अनपढ़ औरत से ऑटोग्राफ मांग रहे हैं। ये कितना अद्भुत पल है। ये कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। ये दिखाता है कि असली सम्मान डिग्री या शोहरत से नहीं आता, बल्कि अपनी सच्चाई और आत्मसम्मान के लिए लड़ने की हिम्मत से आता है। उस पल में वो दोनों औरतें बराबर हो जाती हैं। कहानी के आखिर में कथावाचक हमें बताती हैं कि वो कर्मा वाली की कहानी लिख रही हैं और उसका नाम कहानी के माथे पर एक पवित्र टीके की तरह लगा है। और फिर वो एक बहुत गहरी तुलना करती हैं जो कहानी के दायरे को बहुत बड़ा कर देती है। वो कहती हैं कि एक तरफ खद्दर पहने कर्मा वाली है जो किसी का उतार नहीं पहन सकते, और दूसरी तरफ सड़क से गुजरती रेशमी कपड़ों वाली मोटरें हैं जिनमें बैठी सवारियों के पहने हुए कपड़े जाने किस किस के उतार थे। यहाँ उतार का मतलब सिर्फ कपड़ों या रिश्तों तक नहीं रहता। सही कहा, ये एक सामाजिक टिप्पणी बन जाती है उन लोगों पर जो बाहर से अमीर और सफल दिखते हैं, लेकिन क्या उनकी जिंदगी, उनके विचार,
उनके अपने हैं? या वो भी किसी और की उतारी हुई जिंदगी जी रहे हैं। बिल्कुल। कहानी का अंत इसी विचार पर होता है कि बहुत से लोग अपने गले में अनजाने में किसी न किसी का उतार पहने हुए हैं और कर्मावाली की सच्ची कहानी के आगे उनके माथे लज्जा से झुकते हैं। और यहीं से हमारी आज की चर्चा का अंतिम विचार भी निकलता है। ये कहानी सिर्फ कर्मावाली की नहीं है, ये हम सबसे एक सवाल पूछती है। कि क्या हमारी अपनी जिंदगी में भी कुछ ऐसे उतार है? वो विचार, वो मान्यताएं, वो रिश्ते या शायद वो सपने जो असल में हमारे अपने नहीं हैं, बल्कि हमने दूसरों से, समाज से बस वैसे के वैसे ही ले लिए हैं। एक बहुत गहरा सवाल है, क्या हम अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी रहे हैं या हम भी अनजाने में किसी और का उतार पहने हुए हैं, ये सोचे बिना कि उसकी असलियत क्या है? इस सवाल पर सोचने के लिए ये कहानी हमेशा हमारे साथ रहेगी।